हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव विद एजे। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे और ट्रैकिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट थर्ड है फर्स्ट चैप्टर का। तो पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस से। इस थ्योरी के दो पार्ट हैं, साइकोमेट्रिक अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है, इट कंसीडर्ड इंटेलिजेंस एज एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़। मतलब कि जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है वो समझता है या समझाता है कि जो इंटेलिजेंस है वो एक ग्रुप ऑफ एबिलिटी है। एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ग्रुप। तो जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है वो कंसीडर करता है या समझाता है कि जो इंटेलिजेंस है वो ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ है और एक्सप्रेस करता है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इन सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। मतलब कि ये इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को एक सिंगल स्पेसिफिक एबिलिटीज़ पे दर्शाता है कि जो एक इंडिविजुअल है उसके अंदर सिर्फ एक टाइप की एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो सारे काम कर पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में सबसे पहले यहाँ पे है, इट डिस्क्राइब द प्रोसेस people use in intellectual reasoning and problem solving, focus on how people or an intelligent people act rather than focusing on structure of intelligence or underlying dimensions, emphasize studying cognitive functions underlying intelligent behavior। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जब होती है तो उसमें जो इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच उसको डिस्क्राइब करती है, उस प्रोसेस को या उस इंटेलिजेंस को, कि जब इस प्रोसेस में जब यूज़ होता है तो वो डिस्क्राइब करती है। और ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है ये फोकस करती है कि पीपल कैसे एक्ट कर रहे हैं, ना कि उसके स्ट्रक्चर को। Focus on how people or an intelligent people act rather than focusing on structure of intelligence or underlying dimensions। खाली ये जो प्रोसेसिंग अप्रोच है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, ये फोकस करती है कि पीपल कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, इंटेलिजेंट पीपल कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, और ना कि वो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस को देखती है और ना ही वो डायमेंशंस को देखती है इंटेलिजेंस। जैसे वो देखती है कि इंटेलिजेंट पीपल या पीपल कैसे एक्ट कर रहे हैं। ये जो थर्ड पार्ट है इसमें बताया जा रहा है कि जो इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है उसके अंदर कौन कौन से कॉग्निटिव फंक्शंस आते हैं। तो ये प्रोसेसिंग अप्रोच उसको स्टडी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी की या वन फैक्टर थ्योरी की, जो कि अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी। इन्होंने बताया था कि जो इंसान के अंदर सिर्फ एक टाइप की स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जो उसको काम करने में बहुत हेल्प करता है। और दूसरी थ्योरी थी टू फैक्टर थ्योरी, जो कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी 1927। ही प्रपोज्ड अ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस employing a statistical method called factor analysis. He showed that intelligence consisted of general factor and specific factor. G for general factor includes mental operation which are primary and common to all. Specific factor, S factor, includes specific activities and abilities, special talent and special talent. एग्जाम्पल्स एक्सेलेंट सिंगर और एथलीट। मतलब कि जो ये अल्फ्रेड बिनेट की थी वो एक फैक्टर थ्योरी थी और जो चार्ल्स स्पेयरमैन ने दी थी वो दो फैक्टर थ्योरी थी, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जो जी फैक्टर था वो प्राइमरी था और कॉमन टू ऑल था, और जो एस फैक्टर था वो स्पेशल टैलेंट से डिनोट होता था, जिसके अंदर स्पेशल टैलेंट होता था या स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे उनके अंदर ये स्पेसिफिक फैक्टर होता था। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की, जो कि लुइस थर्स्टन ने दिया था।
इन्होंने बताया था कि जो लुइस थर्स्टन है, इन्होंने बताया था कि ना ही एक फैक्टर होता है, ना ही दो फैक्टर होता है, बल्कि जो इंटेलिजेंस है वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, पहला है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, तीसरा स्पेशल रिलेशन, चौथा परसेप्चुअल स्पीड, पांचवा वर्ड फ्लुएंसी, छठा मेमोरी, सातवां इंडक्टिव रीजनिंग। सो जो पहला जिसके अंदर मतलब इन्होंने बोला था एंड लुइस थर्स्टन ने बोला था कि ये सातों में से एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि इंसान के अंदर कोई एक भी इंसान के अंदर सबसे हाई होती है। मतलब हर इंडिविजुअल में इन सातों में से एक एबिलिटी ऐसी होती है जो कि बहुत हाई होती है, चाहे वो वर्बल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे स्पेशल हो, चाहे परसेप्शुअल हो सकती है, या वर्ड फ्लुएंसी हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, इंडक्टिव रीजनिंग हो सकती है। सबसे पहले वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। तो ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में जिसकी हाई इंटेलिजेंस होती है वो बहुत जल्दी मीनिंग को ग्रास्प कर सकता है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स को। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में जैसे आप लोग जानते ही होंगे, न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिक स्किल्स के बारे में बात हो रही है, तो वो बहुत जल्दी बहुत स्पीड से न्यूमेरिकल स्किल्स को सॉल्व करता है और बहुत एक्यूरेसी से। नेक्स्ट स्पेशल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं कि जिसके अंदर स्पेशल रिलेशन की इंटेलिजेंस होती है, वो बहुत जल्दी विजुलाइज कर सकते हैं पैटर्न्स और फॉर्म्स को। परसेप्चुअल स्पीड में वो स्पीड इन परसीविंग डिटेल्स, वो बहुत जल्दी वो इंसान जिसके अंदर इस चीज़ की इंटेलिजेंस होगी वो बहुत जल्दी डिटेल्स को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेगा, परसीव कर लेगा। वर्ड फ्लुएंसी, यूजिंग वर्ड फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली, मतलब जो इंसान वर्ड फ्लुएंसी में वो मतलब टैलेंट होगा उसके अंदर, वो बहुत जल्दी ही वर्ड को फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली बोल लेगा। मेमोरी, एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर मेमोरी की इंटेलिजेंस होती है, मतलब टैलेंट होता है कि वो पुरानी चीज़ों को बहुत जल्दी वो याद करके पुरानी इन्फॉर्मेशन को बहुत एक्यूरेसी से बहुत अच्छे से मतलब बताते हैं, रिकॉल करके बताते हैं। जिनके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग होती है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो उनके सामने प्रेजेंट की जाए तो वो उसको ऑब्ज़र्व करके बहुत जल्दी ही उसकी कंक्लूजन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। तो जो हायरार्की थ्योरी थी वो अर्थर जेंसन ने दी थी। इन्होंने इंटेलिजेंस को 2 लेवल में डिवाइड किया था। इन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट लेवल है वो एसोसिएटिव लर्निंग है और दूसरा जो लेवल है वो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है। तो जो एसोसिएटिव लर्निंग होता है वो एक तरह से मतलब इसमें जो आउटपुट होता है वो मोर होता है और जो इनपुट होता है वो लेस होता है। जैसे रोट लर्निंग या और मेमोरी। रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन, रट के कोई भी चीज़ को समझना या एक्सप्लेन करने को रोट लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड लेवल की। तो हमने जैसे आपको पहले बताया कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस होता है, ये हायर ऑर्डर स्किल्स को इन्वॉल्व करता है और ये इनपुट को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करके इफ़ेक्टिव आउटपुट भी लाते हैं, इसमें आता है। और पहले के ज़माने में जब स्टार्टिंग मतलब स्कूल्स थे, पुराने स्कूल्स थे, उनमें फ़र्स्ट लेवल की इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ करता था। मतलब कि कोई भी चीज़ को समझने के लिए या समझाने के लिए वो लोग रटते थे, कोई भी चीज़ रट्टाफिकेशन होता था। पर अब जो स्कूल्स हैं उसमें सेकेंड लेवल की ज़्यादा मांग है। मतलब इसमें सेकेंड लेवल की इसलिए मांग है क्योंकि अब के स्कूल्स में इनपुट को ट्रांसफॉर्म करके जितना आपने जैसे इतना पढ़ा तो उसको क्रिएटिवली और इफेक्टली आउटपुट करने में अब ज़्यादा लोग दबाव डाल रहे हैं, मतलब प्रभाव डाल रहे हैं कि अब आगे इंफॉर्मेशन को थोड़ा लिया जाए बट उसको इफेक्टिवली और क्रिएटिवली आउटपुट दिया जाए उसका। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल की, जो कि जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। इन्होंने बताया था कि ये जो इंटेलेक्ट मॉडल है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट्स में।
और 656 इज इक्वल्स टू 180 सेल्स। इनका ये कहना था कि जो इंटेलिजेंस है वो इंसान के अंदर 180 सेल्स से होती है, 180 इंटेलिजेंस होती है एक इंसान में। दिस मॉडल क्लासिफाई इंटेलेक्चुअल ट्रेट अमंग 3 डायमेंशंस: ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट्स. Since the Guilford 1988 classification includes 656 category, therefore model has 180 cells. So जो ऑपरेशन है उसको पहले डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशन क्या होता है. सो ऑपरेशन इंक्लूड्स व्हाट द रिस्पोंडेंट डज. ठीक है, कि अगर जैसे किसी के पास इंफॉर्मेशन आ गई, मतलब कि तो जो ऑपरेशन होता है उसमें व्हाट द रेस्पोंडेंट डज. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो ऑपरेशन जब स्टार्ट होता है सो उसमें कॉग्निशन हो सकता है, मेमोरी रिकॉर्डिंग होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन होता है और फिर एवेल्यूएशन होता है. ठीक है, एवेल्यूएशन नेचर ऑफ मटेरियल का होगा या नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन का होगा, जो कि कंटेंट में आता है. कंटेंट रिफर्स टू नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल ऑन विच एंड इंटेलेक्ट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड. सो जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन होगा या तो वो ऑडिटरी होगा या विजुअल होगा या सिंबॉलिक होगा या सिमेंटिक होगा या बिहेवियरल होगा या लिटरेरी होगा. अब प्रोडक्ट की बात करते हैं. प्रोडक्ट में यहाँ पे ये है कि दीज आर क्लासिफाइड इनटू यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन. और जो प्रोडक्ट है वो है आंसर प्रोवाइडेड बाय द ब्रेन. लास्ट में जो उसका आंसर आएगा, जो उसका निचोड़ आएगा, उसको प्रोडक्ट कहते हैं. अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी. इन्होंने बोला था कि 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती है. अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी बट अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट. ईच ऑफ these intelligence is dependent on each other, which means that if a person exhibit one type of intelligence, it does not necessarily indicate being high or low on other type of intelligence. मतलब कि इनका कहना था कि अगर जो पहले तो बात की थी, जो इंटेलिजेंट होती है वो सिंगल एंटिटी नहीं होती है. इंटेलिजेंस कई तरह की हो सकती है, डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हो सकती है. फिर इन्होंने बोला था कि ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस इज़ इंडिपेंडेंट, और ये जो इंटेलिजेंस है वो इंटरडिपेंडेंट होती है ईच अदर के पे. मतलब इनके कहने का ये मतलब था कि जैसे कि एक पर्सन के अंदर एक टाइप की खाली इंटेलिजेंस नहीं होती जिसमें वो हाई या लो हो सकता है, वो उसके अंदर कई और तरीके की भी इंटेलिजेंस आ सकती है या हो सकती है. पहली है लिंग्विस्टिक टाइप की इंटेलिजेंस. इट इज़ अ कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स डिफरेंट शेड्स ऑफ वर्ड मीनिंग. मतलब जो लिंग्विस्टिक में इंटेलिजेंस में अच्छा होता है, जिसके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, वो बहुत ही यूज़फुल तरीके से लैंग्वेजेस को यूज़ करता है फ्लुएंटली और सेंसिटिव होता है डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग्स, डिफरेंट शेड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. वो काफ़ी तरीके के शेड्स का मतलब यहाँ पे हुआ डिफरेंट टाइप की और वर्ड मीनिंग्स को वो बहुत अच्छे से यूज़ करता है. इस टाइप के इंटेलिजेंस को हम स्मार्ट भी बोलते हैं. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग स्मार्ट भी कहते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल की. सो इट इन्वॉल्व्स स्किल्स in scientific thinking and problem solving. People high in this type of intelligence can think logically and critically. इसका मतलब हुआ कि जो लॉजिकल मैथमेटिक में जो बच्चे अच्छे, मतलब इंटेलिजेंस जिसका इसमें हाई होता है, वो बहुत लॉजिकली और क्रिटिकली सोचते हैं और वो इन्वॉल्व करते हैं अपनी स्किल्स को साइंटिफिक थिंकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्पेशल की. तो इसमें एबिलिटी इन्वॉल्व फॉर्मिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेज. मेंटल इमेज का यहाँ पे मतलब हो सकता है मेंटल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये जो स्पेशल होते हैं, स्पेशल
इंटेलिजेंस जिसके अंदर होती है वो पायलट हो सकते हैं, सेलर हो सकते हैं, इनके अंदर हाई स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। अब बात करते हैं म्यूज़िकल की। सो इट इज़ अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट, मैनिपुलेट म्यूज़िकल पैटर्न्स। इन ये जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस जिसके अंदर होती है वो बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, म्यूज़िक पैटर्न्स को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं अपना खुद का, या मैनिपुलेट कर सकते हैं म्यूज़िक पैटर्न्स को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बॉडली कैनेस्थेटिक को। तो दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। मतलब कि जिसके अंदर इस चीज़ का बॉडली कैनेस्थेटिक का जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही अच्छे से अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके अंदर इस टाइप का इंटेलिजेंस होता है जिसके अंदर। फिर बात करते हैं इंटरपर्सनल। जो इंटरपर्सनल है वो दोनों बहुत अलग चीज़ है, कोई सेम दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सो पहले बात करते हैं इंटरपर्सनल की। स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन्स सो एज टू बॉन्ड इनटू अ कंफर्टेबल रिलेशन विथ अदर्स। एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर। तो इंटरपर्सनल में ये होता है कि हमारे अंदर एक तरह का टैलेंट होता है या इंटेलिजेंस होती है जिसकी वजह से हम लोगों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनकी मोटिव्स को, उनकी फीलिंग्स को जब हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं अदर पर्सन्स की, तो हम लोग का एक कंफर्टेबल बॉन्ड जब उनके साथ बन जाता है, एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप जब बन जाता है तो मतलब बन जाता है हमारे। फिर बात करते हैं इंटरपर्सनल की। इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल। सो पहले बात करते हैं इंटरपर्सनल की। सो स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन सो एज टू बॉन्ड इनटू अ कंफर्टेबल रिलेशनशिप विथ अदर्स। मतलब कि इस टाइप की इंटेलिजेंस में आप अंडरस्टैंड कर पाते हो मोटिव्स को, उनकी फीलिंग्स को, अदर पर्सन्स की मोटिव्स को, फीलिंग्स को और बिहेवियर को, जिसकी वजह से आप एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेते हो, कंफर्टेबल रिलेशनशिप बना लेते हो अदर्स से। ये टाइप की जो इंटेलिजेंस होती है वो खाली साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर के पास होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरपर्सनल की। तो इंटरपर्सनल, दिस रिफर्स टू द नॉलेज ऑफ वंस इंटरनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन एंड अवेयरनेस ऑफ अदर्स नोन ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिज़ायर। जो इंट्रापर्सनल होता है वो अपने अंतर इंटरनल की जब इंट्रा की बात आएगी तो हम लोग समझ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए इंटरनल की बात आ गई, अपने अंदर की बात। सो ये रिफ़र करता है नॉलेज ऑफ वंस इंटरनल स्ट्रेंथ। तो ये जिसके अंदर इस टाइप की इंटेलिजेंस होती है वो बहुत ही अच्छे से अपने आप को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, लिमिटेशंस को, अवेयरनेस को समझ लेता है और अपने अंदर की फीलिंग्स को, मोटिव्स को, डिज़ायर को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरलिस्टिक की। दिस इज़ रिकग्नाइजिंग द ब्यूटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। मतलब कि जो इस नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो होता है वो बेसिकली ब्यूटी रिकग्नाइज कर लेता है ब्यूटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना की। फॉर एग्जांपल हंटर्स, टूरिस्ट, फार्मर्स एंड बोटानिस्ट। ये 4 तरह के लोग होते हैं जिनके अंदर हाई नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है। करते हैं ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की, जो कि स्टर्नबर्ग ने दिया था। स्टर्नबर्ग व्यू इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू अडाप्ट, to shape and select the environment to accomplish one's goal and those of one's society and culture। मतलब कि जो स्टर्नबर्ग हैं इन्होंने बताया है कि जो इंटेलिजेंस है वो एक तरह की एबिलिटी होती है जिसमें हम इन्वायरमेंट को अडाप्ट करते हैं, शेप करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर गोल को हम अचीव कर पाएँ। फिर बात करते हैं ये 3 टाइप की इंटेलिजेंस की जो कि स्टर्नबर्ग ने दी थी। कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्सचुअल। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोनेंशियल की। कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस इज द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम।
तो जो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होता है, इसमें जो बच्चे जिनकी इंटेलिजेंस हाई होती है वो बहुत ही एनालिटिकली और क्रिटिकली सोचते और समझते हैं बातों को। और ये जो कॉम्पोनेंशियल है वो फर्दर 3 कंपोनेंट में डिवाइड है, नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कंपोनेंट और परफॉर्मेंस। सो सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज एक्विजिशन की। रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मेटा कंपोनेंट में इन्वॉल्व्स प्लानिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। और परफॉर्मेंस कंपोनेंट विच इन्वॉल्व्स एक्चुअली डूइंग थिंग्स। मतलब कि जो नॉलेज एक्विजिशन है उसमें हम लोग देखते हैं कि वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि हमको किस प्रकार से काम करना है। इसमें हम देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है। और परफॉर्मेंस में हम लोग को उस चीज़ को एक्चुअली करना पड़ता है। फिर बात करते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस की, जिसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। सो दिस स्पेसिफाई हाउ इंटेलिजेंस अफेक्ट अ पर्सन's एक्सपीरियंस एंड हाउ एक्सपीरियंस अफेक्ट द person's intelligence, using past experience to solve present or novel problems। मतलब कि जो ये एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस होता है उसमें हम पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं प्रेजेंट और नॉवल प्रॉब्लम्स को। लास्टली हम बात करते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस को। सो जो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस होता है, इट इन्वॉल्व्स अडाप्टिंग टू द प्रेजेंट इंटेलिजेंस और इन्वायरमेंट और सेलेक्टिंग more favorable environment than the existing one or modifying the environment to fit one's need। मतलब and also known as practical intelligence इस इंटेलिजेंस में जो हाई होता है उसको स्ट्रिक्ट स्मार्टनेस भी बोलते हैं उस पर्सन को, और बिजनेस सेंस वाला भी बोलते हैं। सो जो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस में हाई होता है जो इंसान, वो ईज़िली अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेता है या उसको चेंज कर सकता है। कौन? जो ये कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस में हाई होता है जो पर्सन, वो। इस कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। थैंक यू।